वेलकम टू लर्न अभी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 10th साइंस चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेसेस का जो पार्ट है ट्रांसपोर्टेशन वाला, यानी कि हमारी बॉडी में किस तरीके से फ्लूइड्स ब्लड ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ये हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले एक्टिविटी ही है इसमें बोला गया है कि आपको एक अपने आसपास के जो हेल्थ सेंटर है वहाँ पर विज़िट करना है और वहाँ जाकर के पता करना है कि एक ह्यूमन बीइंग की नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेंट कितना होता है। हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि जो ऑक्सीजन ट्रांसफ़र होती है ना बॉडी में, वो हीमोग्लोबिन से अटैच होकर के ही हो पाती है। हीमोग्लोबिन कम होता है तो बॉडी में ऑक्सीजन अच्छे से जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं हो पाती है। तो जो मेल की रेंज है वो है 13 से लेकर के 17, आप लोग इस तरीके से याद कर लीजिए, ग्राम पर डेसीलीटर। फीमेल की इतनी है ना। और बच्चों की बहुत ज़्यादा अलग अलग रेंज है। यही हमें एक्टिविटी में बोला गया है कि क्या बच्चों की और एडल्ट की सेम होती है, तो नहीं, अलग अलग होती है सबकी हीमोग्लोबिन डिमांड। फीमेल्स की अलग होती है, मेल्स की अलग होती है, बच्चों की और डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर मैंने सबकी रेंज आपके लिए लिख दी है। तो हीमोग्लोबिन जो है फीमेल्स का कहते हैं कि 12 से लेकर के 15 के बीच में होना चाहिए। मेल्स में जो है वो 14 से अराउंड 17 के बीच में सही रहता है। बच्चों में 6 से लेकर के 18 तक, अगर वो 6 से 18 साल की उम्र के हैं तो 10 से 15 का चल जाएगा। बेसिकली अगर हम एक एवरेज लेना, तो अगर आपने हीमोग्लोबिन टेस्ट कराया है और आपका 12-13 आया है ना, तो मतलब वो ठीक है, मतलब इनफैक्ट अच्छा है अगर आपका 12 और 13 की रेंज पे आया है तो। फिर आगे इस एक्टिविटी में बोलते हैं कि आप एक वेटनरी क्लिनिक पर जाइए और वहाँ पर जा कर के जो गाय भैंसें होती हैं उनका हीमोग्लोबिन जो है वो कंटेंट कितना होता है, तो वो होता है 11 से 12 ग्राम पर 100 मिलीलीटर होता है। और फिर जो काफ्स होते हैं, यानी कि जो बछड़े वगैरह होते हैं मेल और फीमेल वाले, उनमें जो कंटेंट होता है वो भी हम लोगों को पता करना है। तो वो होता है 10 से लेकर के 16 ग्राम पर 100 मिलीलीटर। तो हमें समझ में आया कि जो बछड़े वगैरह होते हैं उसमें ज़्यादा हीमोग्लोबिन कंटेंट पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन कंटेंट इन काफ्स इज़ हायर देन मेल एंड फीमेल। तो ये जो क्वेश्चंस है ना, ये आपके MCQ में आ सकते हैं, तो इसलिए आपको ये रेंज याद रखनी है। सारी नहीं, मैंने आपको बताया ना कि लगभग आप देख लीजिए 12 से लेकर के 15 की जो रेंज है ना, वो एक अच्छे मतलब हीमोग्लोबिन की रेंज आ रही है कि इतना अगर आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन है तो ठीक है। अब आगे देखते हैं कि इससे पहले वाला जो सेक्शन था इस चैप्टर का, उसमें देखा गया कि ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है खाना, और ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट करता है, वेस्ट मटेरियल भी ट्रांसपोर्ट करने का काम हमारी बॉडी में ब्लड ही करता है। क्लास 9th में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्लड क्या है, ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। देन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ये चीज़ आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देखनी है कि ब्लड क्या है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। आपसे MCQ में पूछा जा सकता है कि ब्लड कैसा टिश्यू है, तो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड में क्या होता है, फ्लूइड मीडियम होता है। ब्लड जैसे खून वगैरह निकल जाता है तो देखा है सबने कि कैसा होता है, पानी जैसा है ना, कुछ पानी टाइप का होता है, थोड़ा गाढ़ा होता है क्योंकि वो एक फ्लूइड है। तो ब्लड कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा इन विच सेल्स आर सस्पेंडेड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्लड में क्या होता है, एक फ्लूइड मीडियम होता है जिसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं, और उस प्लाज्मा में काफ़ी सारे सेल्स सस्पेंडेड होते हैं। सस्पेंडेड होने का मतलब क्या हुआ, देखिए सपोज करिए कि आपने ना कोई जेल जैसी चीज़ ली है ना, जो आप लोग जेली वगैरह से खेलते रहते हैं, उसके अंदर आपने ना कुछ ऐसी चीज़ें डाल दी, मान लो नमक उसमें मिक्स कर दिया, तो आप समझो कि वो जो नमक है ना वो उस जेली में सस्पेंडेड है, यानी कि कहीं कहीं पर है। तो इसलिए प्लाज्मा जो होता है उसमें सेल्स सस्पेंडेड होते हैं, यहाँ पर ये बात बताई जा रही है। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करता है खाने को, कार्बन डाइऑक्साइड को, नाइट्रोजनस वेस्ट को डिज़ोल्व्ड फॉर्म में। यानी कि जो ब्लड है वो हम पढ़ चुके हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि खाना, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन सब कुछ ट्रांसपोर्ट करने का काम हमारी बॉडी में ब्लड ही करता है। ऑक्सीजन इज कैरीड बाय रेड ब्लड कॉर्प्यूसल्स। तो ऑक्सीजन कैसे कैरी करता है, तो रेड ब्लड कॉर्प्यूसल हीमोग्लोबिन कैरी करता है। मैनी अदर सब्सटेंसेस जैसे कि सॉल्ट्स हो गए, ये भी ब्लड से ही ट्रांसपोर्ट
होते हैं। ये चीज़ हमें याद रखनी है कि ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, वो बहुत सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे सॉल्ट्स हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे नाइट्रोजनस वेस्ट हो, सारे के सारे जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ब्लड ही कर रहा है। वी दस नीड अ पंपिंग ऑर्गन टू पुश ब्लड अराउंड द बॉडी। अब ऐसे कैसे घूमता रहेगा? कुछ घुमाने के लिए आप अगर किसी चीज़ को आपको आगे बढ़ाना है तो धक्का तो देना ही पड़ेगा ना, उसको कोई फोर्स चाहिए होती है, तो इसलिए ब्लड को एक पंपिंग ऑर्गन चाहिए होता है। और हमारी बॉडी में ना ट्यूब्स का ना पूरा एक जाल बिछा हुआ है जिससे जो है ब्लड वो फ्लो कर रहा होता है। तो भाई हमारी बॉडी में एक पंपिंग ऑर्गन भी है, हमारी बॉडी चलती फिरती मशीन है एक। तो ब्लड में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो ट्रांसपोर्ट होती हैं विद द हेल्प ऑफ वेरियस नर्व्स, ठीक है। तो पंपिंग ऑर्गन होता है जो पुश करता है ब्लड को, अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स टू रीच ऑल द टिश्यूज एंड अ सिस्टम इन प्लेस टू इंश्योर दैट द नेटवर्क कैन बी रिपेयर्ड इफ़ डैमेज्ड। तो ट्यूब्स का नेटवर्क होता है ताकि अलग अलग जगह पर वो पहुंच सके। तो अब हम देखते हैं कि ये काम होता कैसे है। ये देखिए आपको ये जो ट्यूब्स दिख रही हैं ना, यही ट्यूब्स के नेटवर्क की बात की जा रही है। इन ट्यूब्स का अलग अलग नाम हमारा होता है। आर पंप, हमारा जो पंप है वो हमारा हार्ट है। जब से हम पैदा होते हैं और डेथ तक जो एक चीज़ हमेशा चलती रहती है ना हमारी बॉडी में, वो है हार्ट। हमारा हार्ट हमेशा वर्क करता रहता है, एक सेकंड के लिए भी रुका तो वही हो जाता है कि हार्ट अटैक, है ना। तो हार्ट हमेशा चलता है। हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन, मस्कुलर ऑर्गन है। जैसे ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि आपके जो अगर आप अपनी मुट्ठी को बंद करेंगे ना तो उसके बराबर आपका हार्ट है। क्योंकि हार्ट ऑक्सीजनेटेड और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों के दोनों कैरी करता है, इसलिए हार्ट्स में ना डिफरेंट चेम्बर्स होते हैं ताकि जो ऑक्सीजन रिच ब्लड हो गया है और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है उनकी मिक्सिंग ना हो। ब्लड ऑक्सीजन वाला जो हमारी बॉडी को चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड होता है उसको ही तो क्लीन करने का काम होता है फिर लंग्स का। तो हमारे हार्ट में ना चेम्बर्स होते हैं, इस तरीके से आप समझ लीजिए ये हार्ट है और ये 4 भागों में बटा हुआ होता है ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में एक दूसरे से मिक्स ना हो जाएं, ठीक है। इसीलिए हमारा हार्ट 4 चेम्बर में बटा हुआ होता है। तो आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि हमारा जो हार्ट है वो 4 चेम्बर्स में या फिर डिफरेंट चेम्बर्स में क्यों बटा है? टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वाले ब्लड को अलग रखना हमें होता है। ऑक्सीजन द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज़ टू रीच लंग्स। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है उसको लंग्स पे पहुंचना होता है ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिमूव किया जा सके और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है जा करके लंग्स में और ब्लड में ऑक्सीजन भर जाती है और वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे हार्ट में पहुंचा दिया जाता है और वहाँ से हार्ट से फिर पूरी की पूरी बॉडी में ऑक्सीजन रिच ब्लड को पहुंचा दिया जाता है। इसलिए तो हम कहते हैं कि सुबह उठ करके हमें तेज़ तेज़ सांस लेनी चाहिए या फिर हमें प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम ये सारी की सारी चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि बॉडी में जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी उतना ज़्यादा हमारा ब्लड प्योर रहेगा। ब्लड प्योर रहेगा यानी कि ऑक्सीजन रिच रहेगा, तो हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम करने लगते हैं। तो दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देन पम्प्ड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो हमारी बॉडी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है वो हार्ट में आता है, हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स में जाता है, लंग्स में वो ऑक्सीजन फिल हो जाती है, ऑक्सीजन मिल जाती है लंग्स से ब्लड को और फिर लंग जो है वो हार्ट को भेज देता है और हार्ट फिर दोबारा से पूरी बॉडी को भेज देता है। तो बॉडी, हार्ट और लंग्स इस तरीके से आता है, फिर लंग्स, हार्ट और बॉडी, उल्टा इस तरीके से प्रोसेस चला जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान से अब हम समझेंगे। ये तो समझ में आ गया कि बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आता है और हार्ट से लंग्स में ब्लड जाता है ऑक्सीजन लेने के लिए, फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग से हार्ट में जाता है और हार्ट से फिर पूरी बॉडी में चला जाता है। अब ये स्टेप हम फॉलो करते हैं। वी कैन फॉलो द प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। फिगर 5.11, तो पहले 5.10
10 जो है ये देख लेते हैं, ये स्कीमेटिक सेक्शनल व्यू है ह्यूमन हार्ट का। इसमें क्या क्या है, इसमें देखो ये एरोटा हो गया, यहाँ पर ये वेना कावा है, और ये लेफ़्ट एट्रियम है, लेफ़्ट वेंट्रिकल है। ये जो लेफ़्ट एट्रियम लेफ़्ट वेंट्रिकल ये वाला जो पार्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखो ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम्स टू द थिन वॉल्ड अपर चेम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ़्ट एट्रियम। तो भाई लंग्स से ऑक्सीजन रिच ब्लड यानी कि ऑक्सीजन से भरपूर ताज़ा जो खून आता है लंग से, वो लेफ़्ट एट्रियम में जाता है, लेफ़्ट एट्रियम से वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाता है। तो आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑक्सीजन रिच ब्लड कौन से चेम्बर में पहुंचता है हार्ट के, तो लेफ़्ट चेम्बर ऑफ हार्ट में, यानी कि लेफ़्ट एट्रियम और फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल में पहुंचता है। लेफ़्ट एट्रियम क्या करता है, रिलैक्स होता है। क्यों? क्योंकि आपको अगर कुछ भी अडॉप्ट करना है, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, तो आपको रिलैक्स होके करते हैं आप जब, तो ज़्यादा चीज़ें आपके दिमाग में जाती हैं। तो लेफ़्ट एट्रियम क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले रहा होता है तो उसको रिलैक्स होना पड़ता है। फिर उसके बाद रिलैक्स हो जाता है तो उसमें ब्लड आ जाता है। फिर उसके बाद ब्लड आ गया, फिर वो क्या करता है, खुद को कंट्रैक्ट कर लेता है, मतलब जैसे रिलैक्स हो गया, बड़ा सा हो गया और इसमें ब्लड आ गया। अब इसको ब्लड भेजना है ना, तो ये इस तरीके से ऐसे मान लो कंट्रैक्ट हो जाता है, और फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल रिलैक्स होता है, लेफ़्ट एट्रियम कंट्रैक्ट होता है तो ब्लड चला जाता है वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल रिलैक्स होता है तो फिर वो एक्सेप्ट कर लेता है। फिर जब वो बॉडी में भेज रहा होता है तो वो भी कंट्रैक्ट हो जाता है। तो लेने के लिए रिलैक्स होते हैं, फिर बाहर निकालने के लिए वो कंट्रैक्ट होते हैं। तो लेफ़्ट एट्रियम रिलैक्सेस व्हेन इट इज़ कलेक्टिंग दिस ब्लड, it then contracts while the next chamber the left ventricle relax so the blood is transferred to it. When the muscular left ventricle contract in its turn the blood is pumped out to the body. तो क्या होता है, प्रोसेस याद रखो कि लेफ्ट एट्रियम सबसे पहले क्या होता है, रिलैक्स होता है, एट्रियम रिलैक्स होता है, ब्लड आता है। फिर उसके बाद एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड कहाँ जाता है, ब्लड जाता है वेंट्रिकल में। फिर वेंट्रिकल रिलैक्स होता है जब ब्लड लेता है, फिर जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है वेंट्रिकल तो ब्लड जो है वो बॉडी में बाकी जगह पर चला जाता है। तो कॉन्ट्रैक्शन सबसे पहले होता है, रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन, है ना। इस तरीके से हमारा जो है ब्लड फ्लो होता है। ये चीज़ रटनी है अच्छी तरीके से, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, दोबारा से देख लेना अगर थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है तो भाई कैसे होता है फिर से बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। ब्लड आता है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो वो लेफ़्ट एट्रियम में आता है, तो लेफ़्ट एट्रियम ब्लड लेने के लिए रिलैक्स हो जाता है। फिर उसके बाद जब लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है तो लेफ़्ट वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाता है ब्लड लेने के लिए, और तब जब जा रहा होता है एट्रियम से तब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। फिर उसके बाद वेंट्रिकल से जब बॉडी में जा रहा होता है तब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जब निकलता है ना जिसमें से वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और जब जो चीज़ लेती है वो चीज़ रिलैक्स हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि यही हम लोगों को एग्जाम में लिख करके आना है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस तरीके से फ्लो करता है। अब ये वाला प्रोसेस आप लोग यहाँ से समझो, ये जो डायग्राम है ना 5.11 स्कीमेटिक, ये डायग्राम है ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये लंग्स हैं, ये लंग कैपिलरीज हैं, इससे पल्मोनरी वेन्स जो हैं। अब इधर यहाँ पे देखो वेना कावा क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड वेना कावा से ट्रांसपोर्ट होता है। वेना कावा ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे ना एमसीक्यू में एक जो है मार्क्स का इजीली यहाँ से आ सकता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो वेना कावा लार्जेस्ट वेन है बॉडी की और ये कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एरोटा लार्जेस्ट है हमारी बॉडी की आर्टरी और ये कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और एरोटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और सबसे बड़ी आर्टरी है हमारी बॉडी की। ये चीज़ याद रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए ये वाला जो चैप्टर है ना लाइफ प्रोसेस, इसमें समझने के साथ साथ आप लोगों को लर्न करने की भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो इनके नाम ही आप लोगों को याद रखने हैं, फिर डायग्राम्स याद करने हैं, फिर इनके फंक्शंस भी आप लोगों को बहुत अच्छे से बाय हार्ट याद होने चाहिए, क्योंकि मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इससे। अब आगे हमारे पास आता है कि यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया, अब ये वाला बॉडी तक हम देख चुके हैं। अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी से आता है अपर चैम्बर ऑन द राइट एंड राइट एट्रियम एज इट रिलैक्सेस। तो अब देखो यहाँ पर
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है? बॉडी से आता है। कहाँ पर आता है? राइट एट्रियम में आता है। तो यहाँ पर क्या आता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से राइट एट्रियम में आता है। तो जब कोई चीज़ आती है, लेता है, तब वो रिलैक्स होता है। फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है ना। फिर उसके बाद दिस ट्रांसफर्स ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल विच इन टर्न्स पंप इट टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। ठीक है। फिर ये वाला जो ब्लड है कहाँ से आया? बॉडी से राइट एट्रियम में आया। राइट एट्रियम से हमारे पास राइट वेंट्रिकल में आया। राइट वेंट्रिकल फिर कहाँ पर भेज देता है? राइट वेंट्रिकल इस ब्लड को भेज देता है लंग्स में, ताकि प्यूरिफाई हो सके। फिर उसके बाद जो है वो चला जाता है लंग्स में, और ये जो ट्रांसफ़र होता है ना ब्लड का राइट वेंट्रिकल से, विच टर्न जो है लंग्स में कर देता है। सिंस वेंट्रिकल हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन्स, दे हैव थिकर मस्कुलर वॉल्स दैन द एट्रिया डू। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि वेंट्रिकल को क्योंकि अलग अलग ऑर्गन्स में ब्लड पंप करना होता है, इसलिए एट्रिया जो होती है उससे वेंट्रिकल थिक होती है। आप ये याद रखो कि एट्रिया से वेंट्रिकल थिक होती हैं, यानी कि जो नीचे वाली है ना, ये वाली, ये थिक होती हैं, मोटी होती हैं, ये ऊपर वाली एट्रिया से। तो एट्रियम से वेंट्रिकल थिक होती है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉल्व्स इंश्योर करती हैं कि ब्लड जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में ना जाए जब एट्रिया और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन चलता रहता है ना। तो वॉल्व्स का क्या काम होता है? आप लोगों से क्वेश्चन आ सकता है कि भाई वॉल्व्स का क्या काम होता है। तो वॉल्व्स क्या करते हैं? ब्लड को बैकवर्ड फ्लो होने से रोकते हैं जब एट्रिया या फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो अब ऑक्सीजन जो है वो एंटर कर चुकी है ब्लड में लंग्स की हेल्प से। तो सेपरेशन ऑफ राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज़ यूजफुल टू कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग। तो ये चीज़ तो हम लोग देख चुके हैं कि जो सेपरेशन है, 4 चेम्बर्स बने हुए हैं हार्ट के, वो इसलिए बने हुए हैं ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसकी कोई मिक्सिंग ना हो। ये सेपरेशन जो है बहुत ज़्यादा हम लोगों को अच्छे से ऑक्सीजन के यूजेज को मतलब हेल्प करता है ऑक्सीजन को यूज़ करने में, ये सेपरेशन का। क्योंकि भाई मैमल्स हैं, दूध देने वाले जो जानवर हैं, जैसे बर्ड्स हैं, इंसान हैं, ये सारे के सारे क्या होता है, बहुत ही हाई एनर्जी डिमांड चाहिए होती है। हम लोगों की बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती है पूरे दिन में, इसीलिए ब्लड की मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए ताकि हम लोगों को अच्छे से एनर्जी मिल सके, और क्योंकि हमें अपनी बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन रखना होता है। बट एनिमल्स जिनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है और टेम्परेचर जो है उनका वो एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, ऐसे जो एनिमल्स होते हैं ना उनके हार्ट में 4 चेम्बर नहीं होते हैं, याद रखना है। जैसे कि जो एम्फीबियंस होते हैं, जैसे कि रेप्टाइल्स कौन से हो गए? रेंगने वाले जानवर जैसे कि टर्टल, क्रोकोडाइल, इनमें 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है एंड टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम्स। तो यानी कि ये जो एम्फीबियंस होते हैं और रेंगने वाले जो जानवर होते हैं ना, ये कुछ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मिक्सिंग को बर्दाश्त कर सकते हैं क्योंकि इनकी एनर्जी डिमांड्स काफ़ी मतलब इंसानों से कम होती हैं। तो इनमें 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है। किस किस में? याद रखना भाई, ये एमसीक्यू वगैरह में आ जाते हैं। 3 चेम्बर्ड हार्ट किस किस में होता है? एम्फीबियंस में और काफ़ी सारे रेप्टाइल्स में, जो पानी में रहने वाले जैसे जानवर होते हैं, है ना। अब फिश आ गई, फिश पानी में रहती है, बट जो फिश होती है वो उसके में ना सिर्फ 2 चेम्बर्स होते हैं फिश के हार्ट में। क्यों? क्योंकि ब्लड इज़ पम्प टू द गिल्स, जो उसके पंख मतलब उसके जो विंग्स होते हैं ना, गिल्स वाला जो एरिया होता है, वहाँ पर जो है ब्लड को पंप करते हैं, वहीं पर ऑक्सीजन वो मिल जाती है उसको, और बाकी पूरी की पूरी बॉडी में वहीं गिल्स से ही ऑक्सीजन ट्रांसफ़र हो जाती है। इसलिए जो फिशेज़ होती हैं उनमें सिर्फ 2 चेम्बर का हार्ट होता है। तो फिशेस में 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है, रेप्टाइल्स में, एम्फीबियंस में 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, बर्ड्स में, मैमल्स में, ह्यूमंस में 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। 4 चेम्बर्ड हार्ट क्यों? क्योंकि भाई हमारी एनर्जी नीड्स ज़्यादा है, हम लोगों को अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखना होता है। दस ब्लड गोज़ ओनली वंस थ्रू द हार्ट इन द फिश। तो फिश में जो है वो ब्लड जो है वो एक ही बार जाता है हार्ट में ड्यूरिंग 1 साइकिल पैसेज थ्रू द बॉडी। ऑन द अदर हैंड इट गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल इन अदर वर्टिब्रेट्स। दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ डबल सर्कुलेशन, क्योंकि देखो हार्ट 2 बार हमारा ट्रैवल कर रहा है। अगर ये हार्ट के डायग्राम में देखें, एक बार बॉडी से आया, फिर यहाँ गया,
फिर लंग्स में गया, फिर लंग्स से जो है एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आया और फिर उसके बाद बॉडी में गया। तो मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, इनफैक्ट 2 बार आ रहा है, एक बार जा रहा है और एक बार आ रहा है। इसीलिए जो ह्यूमंस हैं या फिर बाकी वर्टिब्रेट्स हैं, रीढ़ की हड्डी वाले जो जानवर हैं बाकी, उनमें डबल सर्कुलेशन होता है क्योंकि 2 बार सर्कल कर रहा है हार्ट में ब्लड। एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है और एक बार ऑक्सीजन रिच ब्लड आ रहा है, 4 चेम्बर्स की हेल्प से। तो ये चीज़ें बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, होपफुली समझ में आ गई होंगी। अब हम देखते हैं ब्लड प्रेशर क्या होता है। फोर्स जो हमारा ब्लड लगा रहा होता है हमारी वेसल्स पर, वही ब्लड प्रेशर होता है। द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ अ वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। 1 नंबर का मतलब आप लोगों को लिखने के लिए आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो ब्लड जो फोर्स एक्सर्ट करता है वेसल्स की वॉल पर, वही ब्लड प्रेशर होता है। और ये जो प्रेशर है वो आर्टरीज़ में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वेन्स में, इसलिए आर्टरीज़ की वॉल्स थिक होती हैं ताकि फट ना जाए। प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन, जब वो सुकड़ती हैं उसको हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है। प्रेशर ऑफ ब्लड का प्रेशर आर्टरी में जब वो कंट्रैक्ट कर रही हैं, तो जब आर्टरी कंट्रैक्ट कर रही है उस समय पर उस पे जो प्रेशर है उसको हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। तो प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल यानी कि कॉन्ट्रैक्शन, उसको हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। और आर्टरी में प्रेशर वेंट्रिकुलर डायस्टोल यानी कि रिलैक्सेशन के टाइम पर जो उस पर प्रेशर होता है उसको हम लोग डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। नॉर्मल, अब ये रेंज आप लोगों से एग्जाम में पूछी जा सकती है, एमसीक्यू में बहुत बार बोर्ड्स में आ चुकी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इज़ अबाउट 120 mm ऑफ Hg मर्करी का साइन है। और डायस्टोलिक प्रेशर यानी कि रिलैक्सेशन के टाइम पर जो आर्टरी में प्रेशर होता है उसको हम लोग डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। उसका जो प्रेशर है वो है 80 mm Hg और सिस्टोलिक प्रेशर है 120 mm Hg। इंपॉर्टेंट है सिस्टोलिक डायस्टोलिक क्या होता है अच्छे से करना है, तो यहाँ पर ये बताया गया है। ब्लड प्रेशर की मेजरमेंट डिवाइस भी आप लोगों से एग्जाम में रिपीटेडली पूछी जाती है, तो इसका आंसर है स्फिग्मोमेनोमीटर, ब्लड प्रेशर को मेजर करने वाला जो डिवाइस है। हाई ब्लड प्रेशर को हम लोग हाइपरटेंशन भी बोलते हैं और ये कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ आर्टियोलीज से होता है और बहुत ज़्यादा अगर ब्लड फ्लो हो जाता है इसकी वजह से आर्टरी रप्चर भी कर सकती है और इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है अगर बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो आर्टियोली क्या होता है, छोटी छोटी सी जो ब्रांच होती है ना आर्टरी की, जो कि कैपिलरी बन रही होती हैं। देखिए यहाँ पर जिस तरीके से आर्टरी की छोटी छोटी ब्रांच है फिर कैपिलरी बन रही हैं। तो हम लोगों को जो ये वाला पार्ट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है और इनकी रेंज क्या होती है। सिंपली ये पूरा का पूरा क्वेश्चन 3 मार्क्स में आप लोगों से बोर्ड्स में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बिल्कुल लास्ट पार्ट में हम लोग आ गए हैं ट्रांसपोर्टेशन के। ट्यूब्स क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती है। आर्टरीज वेसल होती हैं जो कि ब्लड कैरी करती हैं हार्ट से वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी, है ना। प्योर ब्लड ले जाने का काम आर्टरीज करती हैं। तो ब्लड जो है हार्ट से इमर्ज होता है बहुत ही हाई प्रेशर पे, है ना, बहुत हाई प्रेशर होता है, इसलिए आर्टरीज की थिक और इलास्टिक वॉल्स होती हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाई द आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल्स, क्योंकि आर्टरीज ब्लड कैरी करती हैं हार्ट से और बहुत ही हाई प्रेशर पे वो ब्लड आता है, इसलिए जो आर्टरीज होती हैं वो थिक होती हैं और इलास्टिक होती हैं। वेन्स जो हैं वो ब्लड कलेक्ट करती हैं अलग अलग ऑर्गन से और वो हार्ट की तरफ लेकर के आती हैं। उनको ज़्यादा थिक वॉल की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ब्लड जब बॉडी से हार्ट में जा रहा होता है तो ज़्यादा हाई प्रेशर पे नहीं होता है और इंस्टेड दे हैव वॉल्व्स दैट इंश्योर दैट द ब्लड फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन। तो जो वेन्स होती है ना इनमें क्या होता है, वॉल्व्स होती है ताकि ब्लड जो है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे। अब ब्लड किसी ऑर्गन पे या फिर टिश्यू पे पहुंचने के बाद आर्टरीज जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं टू ब्रिंग द ब्लड इन कॉन्टैक्ट विद ऑल द इंडिविजुअल सेल्स। तो जो ये आर्टरीज होती है ना ये बहुत ही आर्टरीज वेन्स ये बहुत ही छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं आर्टरीज, ताकि सारे के सारे सेल्स तक जो है वो अच्छे से ब्लड पहुंच पाए। द स्मॉलेस्ट वेसल हैव वॉल्स विच आर 1 cell थिक एंड आर कॉल्ड कैपिलरीज। तो कैपिलरीज क्या होती हैं, बहुत ही छोटी सी वेसल्स होती हैं जो कि सिर्फ 1 सेल थिक होती हैं और उनको हम लोग कैपिलरीज बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सचेंज ऑफ मटीरियल बिटवीन ब्लड एंड सराउंडिंग सेल्स टेक्स प्लेस अक्रॉस दिस थिन वॉल।
तो अलग अलग जो मटेरियल्स का एक्सचेंज हो रहा है ना, वो इन्हीं थिन वॉल के आसपास होता है. कैपिलरीज देन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म वेन्स. दे कन्वे द ब्लड अवे फ्रॉम ऑर्गन और टिश्यू. तो कैपिलरी साथ में जॉइन करती हैं, वेन्स बन जाती हैं और वो ब्लड ऑर्गन या टिश्यू से बाहर की तरफ लेकर के जाती हैं प्योर ब्लड को लाने के लिए. अब मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई प्लेटलेट्स का क्या काम होता है. बेसिकली प्लेटलेट्स का काम होता है प्रिवेंट एंड स्टॉप ब्लीडिंग. किसी के चोट लग जाती है और खून बह रहा होता है तो उस खून के बहाव को रोकने के लिए प्लेटलेट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, नहीं तो खून बहता ही जाएगा और वो नहीं रुकेगा. यही यहाँ पर बताया गया है. तो ब्लड जो है बहता ही ना रहे और बॉडी में अच्छे से सर्कुलेट भी कर पाए, इसीलिए अगर इंजरी हो जाती है तो ब्लड क्लॉटिंग होना बहुत ज़रूरी होता है. ब्लड क्लॉटिंग का काम कौन करती हैं? ब्लड क्लॉटिंग का काम करते हैं प्लेटलेट्स. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. लिम्फ क्या होता है? देखो, कलरलेस लिक्विड होता है कंटेनिंग वाइट ब्लड सेल दैट क्लीन्स द इनसाइड बॉडी एंड हेल्प्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन फ्रॉम स्प्रेडिंग. तो लिम्फ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट हो जाता है ये एक और टाइप का फ्लूइड है जो कि ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होता है, जिसको हम लोग लिम्फ या फिर टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं. Through the pores present in the walls of the capillaries, some amount of plasma, protein and blood cell escape into intercellular spaces in the tissue to form tissue fluid और lymph. तो देखो क्या होता है यहाँ पर, आप देखो कि पोर्स यानी कि छोटे छोटे छेद होते हैं कैपिलरीज की वॉल्स में. इसमें से क्या होता है, थोड़ा थोड़ा प्लाज्मा, प्रोटीन, ब्लड सेल स्केप कर जाते हैं. यानी कि जो कैपिलरीज होती है उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं. इसमें से प्लाज्मा हो गया, प्रोटीन हो गया, ब्लड हो गया, वो कई बार बाहर निकल जाता है स्पेसेस में, है ना. कैपिलरीज तो इस तरीके से होती हैं, है ना. इनके बीच का जो स्पेस होता है इसमें कई बार प्लाज्मा, प्रोटीन, ब्लड सेल निकल जाते हैं टिश्यूज़ में और यही टिश्यू फ्लूइड या फिर लिम्फ को बनाते हैं. ये प्लाज्मा से सिमिलर होते हैं, प्लाज्मा ब्लड से सिमिलर होते हैं, बट ये कलरलेस होते हैं और इसमें जो है ब्लड प्लाज्मा से कम प्रोटीन होता है. लिम्फ ड्रेन करता है लिम्फेटिक कैपिलरीज में, इंटरसेलुलर स्पेसिस से बीच बीच में से लिम्फेटिक कैपिलरीज में चला जाता है विच जॉइन टू फॉर्म लार्ज लिम्फ वेसल्स दैट फाइनली ओपन इनटू लार्ज वेन्स. और फिर ये बड़ी बड़ी वेन्स में जाकर के ओपन हो जाता है. लिम्फ्स कैरी करते हैं डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब्ड फैट, इंटेस्टाइन से आते हैं और ड्रेन कर देते हैं जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है ना फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड. तो बेसिकली जो आप लोगों को इनका फंक्शन याद रखना है वो ये है कि भैया एक तो कलरलेस होते हैं, ये करते हैं वाइट ब्लड सेल को कंटेन. ये हमारी बॉडी में जो इन्फेक्शंस हो जाते हैं ना उनको फैलने से रोकने का ये काम करते हैं. तो किस तरीके से ये कर रहे हैं ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इनका जो फंक्शन क्या है कि भाई ये हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाने का काम करते हैं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. लिम्फ कैरी करते हैं डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब्ड फैट इंटेस्टाइन से और उसको ड्रेन कर देते हैं, एक्सेस फ्लूइड को निकाल देते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में और जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ बच जाती है ना वो फिर ये ब्लड में वापस भेज देते हैं. ठीक है, ये प्लाज्मा की तरह, ब्लड के प्लाज्मा की तरह होता है बट कलरलेस होता है और इसमें थोड़ा कम प्रोटीन होता है. ये लिम्फेटिक कैपिलरीज में ड्रेन होकर चला जाता है. बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी क्योंकि ये हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है. तो यही था पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन और ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट यहाँ पर हो गया है कवर. अब इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन इन जो प्लांट्स है वो वाला हम लोग कवर करेंगे. फिर एक्सक्रीशन वाला पार्ट है, फिर फाइनली चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट. तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.